तो अभी तक जो हम लोगों ने डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल एनर्जी मोमेंटम में हम लोगों ने बेटा देखा था, तो वहाँ पे क्या था कि किसी पार्टिकल पे जैसे एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ या मोमेंटम, तो किसी पार्टिकल का कंसिडर किया जा रहा था, उसका शेप एंड साइज डिपेंड नहीं करता था। अभी तक जो हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा है, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन, कहीं पार्टिकल किसी इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस कर दिया गया है या कोलिजन हो रहा है, तो वहाँ पे हम पॉइंट मासेस ट्रीट किए, उसके साइज को हम नेग्लेक्ट करते रहे। कहीं कहीं पे कोलिजन में हम लोगों ने कंसिडर किया, जहाँ पे डिस्क ले लिया, बिगर साइज ले लिया, और वहाँ पे हम एंगल कैलकुलेट करने के लिए कि किस एंगल पे कोलिजन होगा, तो वहाँ पे रेडियस वगैरह हमने कंसिडर किया। लेकिन इम्पल्स जो लग रहा था अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल लग रहा था कोलिजन के, जिस अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, तो वहाँ पे फिर वो भी बात बेसिकली कि केवल एंगल कैलकुलेट करने के लिए यूज हुआ। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी की बात करेंगे। बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होगा, उसका कुछ डिफिनिट साइज होगा, शेप एंड साइज होगा। तो जैसे अगर मान लो हम लोग बात करें, मान लिया जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे रिजिड बॉडी। सबसे पहले रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? रिजिड बॉडी में होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी हम कहें रेगुलर या इरेगुलर शेप की कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो रिजिड बॉडी हम नाम देंगे कि अगर कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर यहीं से पास हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, इस पूरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, 1 2 3 4 5, कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करें, हर एक की वेलोसिटी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। तो जब हम यहाँ पे एफ फोर्स लगाया गया, तो ये रिजिड बॉडी पे जो भी कोई पॉइंट लिया गया, हर एक की वेलोसिटी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि रोटेशन में जैसे हम कहते हैं कोई इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स है, वाई डैश, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। कोई डिस्क कंसीडर करें, जैसे डिस्क हम कंसीडर कर लें, और ये डिस्क हम कहें यहाँ पे इसके सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और ये रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट तो हो गया इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। सी क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन। और जो ये वाई डैश एक्सिस होगा, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। वाई डैश को कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर क्या हुआ? जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है उसी प्लेन में कोई पॉइंट लाई कर रहा है। अगर ये डिस्क है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस डिस्क पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, 1 पॉइंट कहें, 2 पॉइंट कहें। तो ये अगर रोटेट कर रहा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा का डायरेक्शन हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। लेकिन जो ये वेक्टर टर्म डिनोट होगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ओमेगा का डायरेक्शन जो होगा इस एक्सिस से डिनोट होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा इस एक्सिस से डिनोट होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो वाई डायरेक्शन में ओमेगा होगा। लेकिन एक प्लेन में हम अगर रोटेटरी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमें पता लग जाएगा ओमेगा का डायरेक्शन। बेसिकली अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जहाँ पे भी अगर इस प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इस प्लेन में क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन किधर हो गया? परपेंडिकुलर इनवर्ड प्लेन, परपेंडिकुलर इनवर्ड प्लेन। इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसको दिखाएंगे और इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो क्रॉस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर इनवर्ड, डॉट को कहेंगे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो जैसे सबसे पहले हम बेसिक बातें कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लीकेबल था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s वॉज डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s,
ऐसे रोटेटरी मोशन में भी हम कहेंगे यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो एंगुलर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? तो रोटेशन में हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि किसी एक्सिस के अबाउट या किसी सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ रोटेशन या हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस लेंगे तो हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो सबसे पहले हम लोग बात करते थे तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इसको हम कह दें एक्स एक्सिस, इसको कह दें वाई एक्सिस। ध्यान देना, इसका हम कह दें यहाँ पे ये स्टार्ट किया मोशन अपना t0 पे किसी पॉइंट A से एट t इक्वल टू 0। इनिशियल एंगुलर स्पीड है ओमेगा इनिशियल, और ये रोटेट कर रहा विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर स्पीड क्या होगा? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। जब हम इसकी बात कर दें ओमेगा वेक्टर कह दें तो दैट इज डी थीटा बाई डी टी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम लोग क्या कहते थे? वी कहते थे डी एक्स बाई डी टी या डी आर बाई डी टी लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। और एक्सेलरेशन क्या लिखते थे? डी वी बाई डी टी, यही तो लिखते थे ट्रांसलेटरी मोशन में। अब देखो, अगर ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, अल्फा या तो वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से अगर ये रोटेट कर रहा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? अल्फा को लिख सकते हो बेटा डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही लिखते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखते हैं डी वी बाई डी टी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन लिखते हैं। यहाँ तक बेटा किसी कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ट्रांसलेटरी मोशन, अब यहाँ पे देखो ट्रांसलेटरी मोशन में हम फिर लिख देते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। अगर ए कांस्टेंट है, इफ ए इज कांस्टेंट, ध्यान देना, तो हम फिर क्या कह देते हैं? डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, और यहाँ पे हम ए को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ए कांस्टेंट है। t0 पे हम कहेंगे टाइम वेरिएबल है, यहाँ पे v की इनिशियल वैल्यू u लिख देते हैं और टाइम t पे v लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है? v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं u प्लस ए टी, यही तो लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम रोटेशनल मोशन के लिए कहेंगे अल्फा, अल्फा इज कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको हम कहेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी टाइम, अल्फा कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले रहे हैं, अल्फा इज कांस्टेंट, तो t0 पे ओमेगा इनिशियल कह दें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम t पे कह दें इसको ओमेगा फाइनल। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, लोअर लिमिट है ओमेगा इनिशियल, फाइनल हो जाएगा ओमेगा फाइनल, अल्फा डी टी की इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 पर इस t, इसको क्या लिखोगे? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। यही हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। This is kinematical first equation for rotational motion when particle is moving with constant angular acceleration alpha। इसका मतलब क्या हुआ कि t0 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल थी, इट स्टार्ट्स मूविंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो t टाइम आफ्टर t टाइम इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल बिकम ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t। ऐसा भी हो सकता है ओमेगा इनिशियल 0 रेस्ट से स्टार्ट करे तो ओमेगा इनिशियल 0 कह देंगे,
तो दिस इज काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, दिस इज काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन फॉर रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो इसको नोट करो, ये स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। लिख लिया? अब देखो, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली। अब सेकंड के लिए हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिकल सेकंड इक्वेशन में क्या कहेंगे, इसमें हमें रिलेशन था एस यू डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए ये बेसिक बात अभी बात कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पे देखो कि हम क्या लिखते हैं, v लिख देते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी या डी एस बाई डी टी लिखते हैं। यहाँ पे ओमेगा क्या कहते हैं, एस इज डिस्प्लेसमेंट। फॉर रोटेशनल मोशन हम क्या कहेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे कह देंगे डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। यहाँ पे लिखते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब ध्यान देना, ओमेगा क्या है, किसी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी है। ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी फ्रॉम फर्स्ट, किसी टाइम टी पे। यहाँ पे v क्या लिख सकते हैं एट टाइम टी, u इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ds लिख देते थे u प्लस ए टी डी टी। तो ds इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। ध्यान देना, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, राइट साइड पे वेरिएबल t है, t जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो कहें, टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कहें s। तो लेफ्ट हैंड साइड s हो गया, u कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी बाहर हो जाएगा ut प्लस a कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो t dt, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा a बाई टू टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। ये बेटा समझ में आ रहा है ना, ये तो कर चुके हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम टी पे। वेक्टर टर्म में लिख दें किसी टाइम टी पे, तो ये लिख देते हैं u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम कह दें ओमेगा की वैल्यू डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, इसको कह दें डी टी। डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। अल्फा कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, ओमेगा इनिशियल कांस्टेंट है बाहर ले लिया जाए। तो यहाँ पे हम कहेंगे टाइम वेरिएबल है, तो t जब जीरो है तो थीटा, हम यहाँ पे कह दें थीटा इनिशियल कह दें या जीरो कह दें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा, ध्यान देना हमारी बात को, यहाँ पे हम कह दें थीटा इनिशियल है और ये थीटा फाइनल। यहाँ से t जीरो पे यहाँ से स्टार्ट किया और t टाइम लगा, तो यहाँ पे हम कह दें थीटा फाइनल है। तो क्या हो जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे वो हम कहेंगे इनिशियल टू फाइनल। यहाँ टी जीरो से टी टाइम तक गया तो यहाँ तक गया, तो यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो टी जीरो पे है, थीटा इनिशियल कह दें, यहाँ पे थीटा इनिशियल कहें, इसको थीटा फाइनल कहें, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आएगा, या इसको जीरो कह के थीटा कह दें। बात समझ पा रहे हो?
यहाँ पे थीटा क्या लिख रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी को भी कहीं कुछ डाउट बेटा बोलना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। ध्यान देना हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, ये इसका थीटा इनिशियल है और ये रोटेट करके यहाँ पे गया t0 से t टाइम में, और ये हम कह रहे हैं थीटा फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। उसी को हम थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल कहें, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, ये लिखेंगे ना बेटा। या इसको हम कह दें t0 पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है भाई, यहीं से तो हमें कंसीडर करना है, तो जीरो से थीटा डायरेक्ट लिख दें, या थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल लिखें तो एक ही बात आएगा। तो देखो लेफ्ट साइड डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा हुआ, लोअर लिमिट जीरो अपर इज थीटा, ओमेगा इनिशियल हुआ, dt का इंटीग्रेशन ये t टाइम पे हमें बताना है, dt की इंटीग्रेशन t हुआ, लोअर लिमिट जीरो अपर इज t प्लस t dt एल्फा, t dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2, इसको हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ एल्फा t स्क्वायर। वेक्टर टर्म में लिखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ एल्फा t स्क्वायर। ये काइनेमेटिकल सेकेंड इक्वेशन आ गया। यहाँ पे ये हो गया फॉर रोटेशनल मोशन, दिस इज फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। यही बात, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में। तो रोटेशन में बस चेंज हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर ओमेगा इनिशियल हो जाएगा, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट होगा। नोट करो बेटा, ये स्क्रीनशॉट लो। कर लिया? अब थर्ड इक्वेशन की बात करें, जो काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन होगा फॉर ट्रांसलेटरी मोशन एंड फॉर रोटेटरी मोशन, व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट बात कर रहे हैं। तो थर्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बेटा, एक तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखें, या इसको हम कह सकते हैं v डी वी बाई डी एस। एक ही बात हुआ, ये तो मालूम है, डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से डिवाइड किया, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस अपॉन डी एस। अब ये डी एस बाई डी टी को हमने वेलोसिटी कह दिया, ये वाले टर्म को, तो बचा क्या हमारा v डी वी बाई डी एस, वी डी वी बाई डी एस। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, तो इसको लिख सकते हैं v डी वी इज इक्वल टू a डी एस। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट यहाँ वेरिएबल s है, जब जीरो डिस्प्लेसमेंट हो तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है। s डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें, मतलब ये यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल हो गई v, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज s, तो हम यहाँ पे कह देंगे v फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया s। तो v डी वी की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल इज v, a कांस्टेंट बाहर हो गया, डी एस का इंटीग्रेशन हो गया s, लोअर लिमिट जीरो अपर इज s, इसको कह सकते हो हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एस माइनस जीरो। इसी को लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए लिख देंगे, फॉर रोटेशनल मोशन सिमिलरली हम यहाँ पे कहेंगे रोटेशनल मोशन के लिए यहाँ पे देखो एल्फा क्या लिखोगे बेटा, एल्फा लिख सकते हो सिंस एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा से मल्टीप्लाई करें, डी थीटा से डिवाइड करें, ऐसे कर सकते हो। डी थीटा बाई डी टी को क्या कह दोगे, ओमेगा, इसको लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा बाई, बोलो डी थीटा लिख सकते।
तो यही थर्ड हो जाएगा, यही थर्ड इक्वेशन आएगा। देखो अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, तुम कह सकते हो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। इसको अल्फा कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिया जाए। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसको कह दें ओमेगा इनिशियल, जब ये थीटा हो गया इसको कह देंगे ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा डी ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई टू, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, लोअर लिमिट है ओमेगा इनिशियल, ये हो गया ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस जीरो। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन हो गया फॉर रोटेशनल मोशन व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। ध्यान दें यहाँ पे कि एक्सेलरेशन हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं जो भी यहाँ पे, तो इसलिए अल्फा हम कहें ए कहें बाहर ले रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। अगर यहाँ पे हम कह दें कि अल्फा हमारा वेरिएबल होगा या एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इफ अल्फा इज वेरिएबल, इफ अल्फा इज वेरिएबल, तो हम यहाँ पे अल्फा क्या लिख देंगे बेटा, अल्फा को लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। यही इक्वेशन ही यूज होगा, इसके अलावा कुछ और यूज होगा नहीं। फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन रोटेशनल मोशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सिंपली तो हम फिर एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा उसके बाद जो भी कंडीशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग फिर यही दो, या तो अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखेंगे। ए अगर वेरिएबल है तो इसको इफ ए इज वेरिएबल, ए इज वेरिएबल, ए की वैल्यू अगर ए कह दें वेरिएबल है तब क्या लिख देंगे बेटा, ए इज वेरिएबल dv बाई डी टी कहें या v dv बाई डी एस, यही यूज होगा और गिवन कंडीशन से जो भी पूछा जाएगा हम लिखेंगे। तो इस पे क्वेश्चन देखो बेसिक है, बिल्कुल आसान। कहा जा रहा है कि कोई व्हील है जो रोटेट कर रहा है, ये व्हील रोटेट, ध्यान देना, व्हील रोटेट्स विद 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। फाइंड अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन करें या रिटार्डेशन करें, फाइंड अल्फा सो दैट इट विल स्टॉप इन 8 सेकेंड। रुक जाए, वो कितनी देर में रुक जाए बोलो, 8 सेकेंड में। also find number of revolution completed before coming in rest। तो बेटा यहाँ पे क्या पूछा, क्या दिया गया है, व्हील रोटेट्स। अभी इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, ओमेगा का अपोजिट लगाएंगे तभी तो रुकेगा, ओमेगा 0 होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओमेगा दिया 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। हमें ओमेगा लिखना है, ओमेगा क्या लिखते हैं, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या लिखते हैं,
रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा को कैसे लिखेंगे? ओमेगा हो जाएगा हमारा, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? 2π। और टाइम कितना होता है? टाइम पीरियड t है, तो 2π/t। और ये हो गया टाइम पीरियड, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? अगर इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में 0.2 सेकेंड ले रहा है तो एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करेगा? दैट विल बिकम फ्रीक्वेंसी। क्लियर बेटा? तो फ्रीक्वेंसी क्या कहोगे? 1/t को कहेंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। f is 1/t, that is f is number of revolution in 1 second, number of revolution in 1 second। ये सब में गलती नहीं करना। तो यहाँ पे ओमेगा हम कह सकते हैं that can be written as 2πf। ध्यान देना, 1/t को f लिख दिया, 2πf नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, 50 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होगा? 50/60। यही तो हो गया बेटा, एक मिनट में। तो पर सेकंड रिवोल्यूशन ये आ गया, तो इसको हम कह देंगे, ये आ जाएगा आपका 100π/60 रेडियन पर सेकेंड। तो इसको हम कह दें 5π/3 रेडियन पर सेकेंड। 5π/3 रेडियन पर सेकेंड, 5π/3 रेडियन पर सेकेंड। 8 सेकेंड में टाइम दिया, 8 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। 8 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। इसका मतलब बाय यूजिंग काइनेमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन हम अल्फा बता सकते हैं। अल्फा कैसे बता देंगे बेटा? सिंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब ऑब्वियसली ओमेगा फाइनल 0 है तो ओमेगा इनिशियल का अपोजिट एक्ट करेगा, तो 5π/3 प्लस आप माइनस अल्फा रिटार्डेशन इनटू 8 सेकेंड, तो अल्फा आ गया 5π/24 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो हो जाएगा। बोलो, ये अल्फा आ गया रिटार्डेशन, मतलब अपोजिट टू ओमेगा। अब पूछा गया कि रुकने के पहले कितने रिवोल्यूशन ये कंप्लीट करेगा। अगर बेटा मान लो कि हम यहाँ पे अपनी तरफ से रिटार्डेशन नहीं लिए होते, ध्यान देना, इसको प्लस लिख देते, अगर ये प्लस होता तो क्या आ जाता? ये निगेटिव आ जाता। निगेटिव आने का मतलब हो गया कि ओमेगा की अपोजिट हो गया। समझ पा रहे हो हमारी बात को? अगर तुम अपने आप ले लिए का अपोजिट होगा तभी रुकेगा, तो वो पॉजिटिव आएगा। जो डायरेक्शन लिया वो करेक्ट लिया, तो इसका मतलब निगेटिव साइन मतलब हो गया रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। अब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले लिख देंगे बेटा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बिफोर कमिंग इन रेस्ट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड। तो ये पूछा गया है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड, तो ध्यान देना, हम यहाँ पे लिख दें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड लिख दें। तो अगर मान लो आ गया 6π, सपोज दैट 6π, तो कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम कह देंगे सिंस ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ओमेगा फाइनल 0 हो गया, ओमेगा इनिशियल कितना था? 5π/3 होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है? -5/24 इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई, कितना आया थीटा बेटा? जल्दी बताओ थीटा कितना आया? हाँ, 20π/3 रेडियन, 20π/3 रेडियन। इसका मतलब हुआ कि स्टॉप होने के पहले एंगुलर डिस्टेंस कवर 20π/3 है।
तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इज थीटा अपॉन 2 पाई। 2 पाइस कहेंगे तो 10/3 आ जाएगा बेटा, डिवाइड करोगे थीटा को 10/3 मतलब 3.33, मतलब 3 रिवोल्यूशन 3.33 रिवोल्यूशन। समझ में आई हमारी बात? 3 साइकिल कंप्लीट करेगा फिर 1/3 करेगा। इसी को लिख सकते हो 3 + 1/3। इसी को ऐसे लिख सकते थे 3 + 1/3, मतलब 3 रिवोल्यूशन एंड 1/3 रिवोल्यूशन। समझ में आई बात? तो ये तुम्हें मतलब यहाँ पे हमारा बताने का मतलब बस इतना था कि इसमें कैसे तुम्हें काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर रोटेटरी मोशन लगाना है, अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में वैसे यहाँ पे भी हम कह देंगे हम एंगुलर यहाँ पे रोटेटरी मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है? मिटाया जाए इसको, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट बेटा रोटेट कर रहा है, ज़रा ध्यान देना। अब यहाँ पे हम कहें कोई एक डिस्क हम कंसीडर कर रहे हैं, डिस्क इसका एक्सिस ये है, ये रोटेट ऐसे कर रहा है ओमेगा से। इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन किधर हुआ? ओमेगा का डायरेक्शन ये हुआ। सेंस ऑफ रोटेशन हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, लेकिन ओमेगा जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे। अब अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है और इस पर कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करें, ये एक पॉइंट लें, इसके सरकमफ्रेंस पे इसका रेडियस कहें r, तो इसका जो r वेक्टर होगा ये पॉइंट p कह दें, p पॉइंट, तो r वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे ये पॉइंट P का। और P पॉइंट पूरे इस डिस्क पे, पूरे डिस्क पे कोई भी पॉइंट लेंगे, हर एक की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी या डिफरेंट? सेम होगा। एक पॉइंट हम P ले लें, एक पॉइंट Q ले लें, एक पॉइंट यहाँ पे R ले लें। एक बात देखो, dt टाइम में जब P पॉइंट P डैश पे पहुँचेगा, ध्यान देना, P डैश पे पहुंचा तो Q पॉइंट जो होगा Q डैश पे पहुंचेगा। जितना ये रोटेट किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड दैट विल रिमेन सेम। ये R पॉइंट कह दें, R भी सेम एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा। तो टाइम टेकन लगा P से P डैश, डेल्टा T सेम लगा, तो हम कहेंगे कि एंगुलर स्पीड जो होगा वो थीटा अपॉन डेल्टा T कह दें। इसको हम डेल्टा थीटा कहें, कोई नहीं, डेल्टा थीटा कह देते हैं। अगर ये डेल्टा थीटा रोटेट किया हर एक की वैल्यू, और डेल्टा T टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, तो एंगुलर स्पीड हर एक पॉइंट का वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस पे नहीं डिपेंड करेगा। तो ये ओमेगा हम कह सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इफ़ डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टूवर्ड जीरो, तो इसी को हम कहते हैं लिमिट LT, या इसी को कहते हैं, कुछ घबराना नहीं, नाम वाम से सब हो चुकी है बात, और नहीं तो 1-2 बार आएगा फिर वही चीज़ बात तो आसान लगने लग जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसी को कह देते हैं d थीटा बाई dt। और लिमिट ये पूरा नहीं लिखा जाता, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं LT
डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसी को कह देते हैं डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर स्पीड ओमेगा। डेल्टा टी ज़्यादा होता तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ऐसे लिखते हैं। अब एक बात देखो कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसमें रिलेशन क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी, अगर हम ऐसे कह दें कि यही हम प्लेन यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस वर्टिकल प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में दिखा रहे हैं, तो ये पॉइंट P हो गया। ये तो हमने 3 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश की। P पॉइंट है और ये हम कह दें कि यहाँ पे रोटेट किया, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा तो ओमेगा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज है, ओमेगा का डायरेक्शन ये हो गया। तो ओमेगा और ये रेडियस r है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी v और ओमेगा r में क्या रिलेशन होगा, बोलो बेटा। ओमेगा v और r में कुछ रिलेशन बताया था, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हुई थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बिल्कुल सही बात है। ये हुआ था या भूल गए? इसी को बेटा ऐसे कह सकते हो, देखो ये पॉइंट P है, सब लोग ध्यान दो, दिव्यम, हर्षित, अंजने, भाव बेटा, देखो P पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, T टाइम में पहुँच गया P डैश पे, ये एंगल कह दें थीटा, कुछ लोग भूल चुके हैं, ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ क्या लिखोगे, इसको s कह दें, तो s क्या लिखोगे, आर्क लेंथ ये हम कहेंगे थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, या इसी को कहते हैं s इज इक्वल टू आर थीटा। इसी को अगर हम ds बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, r, मैग्नीट्यूड d थीटा बाई डी टी, ये लिखते हैं। तो ये हो गया स्पीड v। अगर इफ़ बेटा डिफ्रेंशिएट किया, इसका मतलब कि क्या हो गया, डेल्टा टी बहुत छोटा क्वांटिटी हो गई ना, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी तो थीटा भी बहुत कम होगा, और p डैश p के बहुत पास होगा, p डैश के पास बहुत होगा, p डैश के पास होगा तो हम उसको स्ट्रेट लाइन में कह सकते हैं, लेकिन हम बहुत छोटा दिखाएंगे तो दिखता नहीं। समझ में आ रही बात? तो उसी को हम वेलोसिटी कह देंगे इसका। बेसिकली ये यहाँ से यहाँ सर्कुलर पाथ हो गया, लेकिन ये आर्क क्या हो जाएगा, ये आर्क में अगर स्मॉल पार्ट लें तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसी को हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब एक बात ध्यान दो, इसी को इन वेक्टर फॉर्म अगर हम कहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो v कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस r। ये देखो कहाँ से आया, ओमेगा का डायरेक्शन किधर हुआ, P पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, P पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका ओमेगा का डायरेक्शन ये हुआ। ये बेटा समझ पा रहे हो सब लोग? ओमेगा का डायरेक्शन पूरे डिस्क पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इसका डायरेक्शन ये हुआ। और आर वेक्टर हम आपको दिखाई रहे हैं, आर वेक्टर हम वो पॉइंट से यहाँ पे कहें या इसी वेक्टर को यहाँ पे कह दें, कह सकते हैं। ये ब्लू पेन से क्या डिनोट हो रहा है, डायरेक्शन किसका, और रेड से आर वेक्टर। तो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर होगा, इसको अगर हम रोटेट कराएं इस डायरेक्शन में, राइट हैंड स्क्रू रूल से ओमेगा क्रॉस आर, तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ये 3 डायमेंशन में है बेटा, तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे हम कहें ओमेगा ये डायरेक्शन में है, ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं, आर वेक्टर इसको कहें या आर वेक्टर यहाँ कहें। समझ पा रहे हैं बेटा? ओमेगा किधर है, आउटवर्ड, आर ये है, तो ओमेगा क्रॉस आर किधर हो जाएगा। घबराना नहीं, सब आसान आसान है यार, वही बार बार अभी आने लगेगा। ओमेगा इस डायरेक्शन में, आर ये है, तो ओमेगा क्रॉस आर किधर हुआ, इस डायरेक्शन, यही तो वेलोसिटी डायरेक्शन हुआ, तो ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है,
ये v वेक्टर फॉर्म में कह सकते हैं ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। r इज पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है उसका ओमेगा लिखो और उसका पोजीशन वेक्टर लिखो जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो ओमेगा क्रॉस r वेक्टर विल गिव अस v वेलोसिटी। यहाँ तक बात क्लियर? बोलो बेटा। अगर इसको भी हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? इसको सेकंड कहते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकंड। देखो डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो बेटा। लिया? देखो डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेकंड को। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, इसको कहें ओमेगा क्रॉस r। बेटा दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट हम कहें डिफरेंशिएशन, याद करो दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये याद आया? ऐसे लिखते हैं ना बेटा, अगर दो फंक्शन होता है प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। दिव्यम समझ में आ रही बात? भावुक, हर्षित, अंजने, सब यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक की बात पूरी? अब देखो यहाँ पे इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा? इसको हम कह सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी प्लस क्या लिखोगे? डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट आर। डी ओमेगा बाई डी टी क्या आया बेटा? डी ओमेगा बाई डी टी इज एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। डी आर बाई डी टी इज वी वेलोसिटी। डी आर बाई डी टी वेलोसिटी कैसे आ गया? देखो बेटा ध्यान समझो, कोई बात नहीं। नहीं बेटा देखो, ये इसका टी इज इक्वल टू 0 पे आ रही है। डी टी टाइम जब ये रोटेट कर रहा है तो डी टी टाइम में डी आर यहाँ पहुँच जाएगा ना बेटा, ये हम कह देंगे, ध्यान देना। देखो देखो देखो, बिल्कुल घबराना नहीं कि ये सब क्या आने लग गया है, सब यही बार बार फिर आता रहेगा। कोई भी नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है तो थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल जोन से जब बच्चे बाहर निकलते हैं थोड़ा ऐसा लगता है, तो घबराने की बात नहीं। देखो ध्यान से, डी टाइम के बाद डी टाइम में ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये तो समझ में आया सबको। इसको कह दें आर फाइनल, इसको कह दें आर इनिशियल, और ये कह दें डी थीटा। अब एक बात मुझे बताओ, हम क्या डी आर वेक्टर क्या कहेंगे? ये हो गया आर इनिशियल, ये हो गया आर फाइनल। थोड़ा दिखाने के लिए ज़्यादा बना रहे हैं, बड़ा जिसे दिखे।
और इसको हम कह दें डी आर वेक्टर, तो हम क्या कहेंगे आर फाइनल इज इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल प्लस डी आर वेक्टर लिख सकते हो। तो डी आर वेक्टर क्या हुआ बेसिकली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। अब टाइम डी टी बहुत कम टाइम ले रहे हैं तो इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट नियरली पास में ही होंगे, बहुत दूर डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे। तो ये हुआ डी आर वेक्टर। अब डी आर क्या हुआ इनिशियल से फाइनल, यही बात हो गई डी आर वेक्टर। डी आर बाई डी टी क्या होगा फिर, डी आर ये रेड से दिखाया, ये हुआ डी आर, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होगा ना बेटा उसी डायरेक्शन में, तो ओमेगा क्रॉस वी ध्यान देना प्लस एल्फा क्रॉस आर, ये क्या आ गया डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। क्या हो गया टोटल एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया, ये बेटा आया एल्फा क्रॉस आर। अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा है, ध्यान देना, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ये कैसे आएगा, जब ये रोटेट कर रहा है अल्फा से एंटी क्लॉकवाइज, तो पी पॉइंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा किधर हुआ आउटवर्ड हुआ, आर वेक्टर किधर हुआ इस डायरेक्शन में हुआ, अल्फा आउटवर्ड हुआ, तो अल्फा क्रॉस आर ब्लू पेन से दिख रहा है बेटा अल्फा, रेड से क्या दिख रहा है, रेड से दिख रहा है आर, तो अल्फा क्रॉस आर किधर होगा, अल्फा क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में। समझ में आई बात, हाँ गुड, ध्यान से देखो, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया AT। ये मत सोचना ये सब क्या होने लगा है, जब रिजिड बॉडी की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे रोटेट कर रहा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ AT, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा क्रॉस आर, और ये ओमेगा क्रॉस वी, ये तो हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट डायरेक्शन में। ओमेगा क्रॉस वी क्या हुआ, ये क्या है, ओमेगा क्रॉस वी क्या है, बोलो बेटा, ओमेगा क्रॉस वी, देखो ओमेगा क्रॉस वी भी देख लेते हैं, सब ऐसे बता सकते हो, घबराना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बार बार आएगा, कुछ नहीं है। देखो जैसे रोटेट कर रहा है, वी इसका ये है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा है बेटा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा। देखो यहाँ पे ध्यान दो, टेंजेंशियल तो अल्फा क्रॉस आर है, देखो ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा का डायरेक्शन देखो किधर होगा, पहले ओमेगा बताओ, ओमेगा ये पॉइंट पी पे ओमेगा किधर होगा मुझे बताओ, आर वेक्टर इसको कहो, ओमेगा किधर होगा, रेड पेन से डिनोट हो रहा है आउटवर्ड ओमेगा, और वी क्या है, वी किस डायरेक्शन में है टेंजेंशियल, और रेड से क्या डिनोट हो रहा है ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा और वी में एंगल कितना है, ओमेगा को वी की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे इसको इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन किधर हुआ सेंटर की तरफ, रेडियल एक्सेलरेशन हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो ओमेगा क्रॉस वी को कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन, देखो कैसे कहेंगे, ध्यान देना, तो ये हो गया AT टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा और वी में एंगल कितना है 90, इसको हम कह देंगे रेडियल एक्सेलरेशन, प्लस इसको क्या कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन किसको कह रहे हैं बेटा हम लोग, ओमेगा क्रॉस वी को, ध्यान देना। अब हम इसी को लिख रहे हैं ए रेडियल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं,
ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा, v का मैग्नीट्यूड कितना होगा, v इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ओमेगा एंड v। कितना एंगल है ओमेगा और v के बीच, साइन 90 कितना होगा, तो ये हो गया ओमेगा v मैग्नीट्यूड। और सिंस ये हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा r, इसको लिख सकते हो या ओमेगा की जगह लिख सकते हो v बाई आर। बोलो बेटा, तो v स्क्वायर बाई आर लिखो या इसी को लिखो ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या हुआ v स्क्वायर बाई आर, याद आया, v स्क्वायर बाई आर, v स्पीड है और v स्क्वायर बाई आर उस इंस्टेंट पे रेडियल एक्सेलरेशन हुआ। इसी को हम और भी ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज नथिंग बट ओमेगा क्रॉस v। दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, इसको हम कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ ये लिख लो यहाँ तक बता रहा हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया, तो जब पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इसका एक एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर होगा और एक टेंजेंट होगा, दोनों जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल एक्सेलरेशन होगा। इन दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम। अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे इस पॉइंट पे इसकी अगर वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, 1 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर गई, एंगुलर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर गई, अगर 1 से इंक्रीज कर गई, मतलब यहाँ t0 पे 1 रेडियन पर सेकंड थी एंगुलर वेलोसिटी, 1 सेकंड के बाद अगर हो गया 2 रेडियन पर सेकंड, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो हुई वो कितना चेंज हुई, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ओमेगा, अगर ये यहाँ पे हम कहें थीटा किस रेट से, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्पीड, इसकी एंगुलर स्पीड और बढ़ती जाएगी। ये कब होगा, जब एंगुलर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा। वो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक तो रेडियल को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगा। तो बेटा ओमेगा आर, रेडियस आर है तो ओमेगा आर वी बढ़ा ना। तो जो रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती तो भाई 1 रेडियन पर सेकंड यहाँ, 1 रेडियन पर सेकंड यहाँ, हर जगह 1 रेडियन पर सेकंड होता, तो ओमेगा आर बेटा क्या हो जाता, कांस्टेंट। टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होती ना, तो टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होती तो केवल एक एक्सेलरेशन होता, क्या, रेडियल। जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एक्ट किया तो इसका ओमेगा बढ़ने लगा, ओमेगा बढ़ने से क्या हुआ, वी बढ़ रहा है, वी बढ़ने से क्या हुआ, इसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। भाई टेंजेंट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है ओमेगा इंक्रीज करने से। जब इसका हम कहें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो उसके कारण वी बढ़ रहा है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ड्यू टू अल्फा, और एक टूवर्ड द सेंटर बढ़ रहा होगा। सेंटर क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन। ये समझ में आया कि नहीं, नोट करो। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको रोटेट कराने में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा ही ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ओमेगा इंक्रीज करने से टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रही है, टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रही है तो क्या होगा, इसका मतलब टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रही है तो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, वो होगा अल्फा इंटू आर, अल्फा क्रॉस आर। ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये है रेडियल एक्सेलरेशन। अगर अल्फा 0 हो गया तो केवल रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा, रेडियल तो रहेगा ही ना बेटा। नोट करो यहां तक। स्क्रीनशॉट लिया,
तो ये बात हो गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में रोटेट कर रहा है तो हम ये बता सकते हैं उसका वेलोसिटी क्या होगी। कोई पॉइंट उस पूरे ऑब्जेक्ट पे लें, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो टोटल एक्सेलरेशन भी बता देंगे, रेडियल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम कर देंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम कहें डिस्क है सपोज, और ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, इस पर कोई भी पॉइंट लें, इसका इस पॉइंट की बात करें, इसका रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आर। यहाँ r/2 पे बात करें तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। इसी को हम किसी एंगल पे भी बना सकते हैं। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ, ओमेगा का डायरेक्शन तो यही होगा, और ये रोटेट कर रहा है, वही हम दिखा रहे हैं। ओमेगा आर बेटा इधर हो जाएगा ओमेगा आर, यहाँ पे r/2 होगा तो ओमेगा r/2 हुआ कोई पॉइंट। तो हर एक की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड, वो r पे डिपेंड करेगी, लेकिन ओमेगा हर एक का क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट पे ओमेगा विल रिमेन सेम, ओमेगा विल रिमेन सेम। कब सेम रहेगा, इफ अल्फा इज जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो होगी ओमेगा आर डैश। ये डिफरेंट हो सकता है ना, टेंजेंशियल स्पीड डायरेक्शन के साथ बात करेंगे तो दैट विल बिकम टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, कोई भी इररेगुलर शेप की रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रहा है अबाउट एनी एक्सिस, तो उसकी टोटल एनर्जी बतानी है। तो रोटेट कर रहा तो उसकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जब रोटेट कर रहा तो काइनेटिक होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, जिसको कहें रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं बेटा, कि ड्यूरिंग मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ड्यूरिंग मोशन उस पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, तो दैट ऑब्जेक्ट विल बी रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब वो एक तरह से फ्लेक्सिबल नहीं है, इलास्टिक कह देंगे कि मतलब वो रिजिड बॉडी है। कभी भी ड्यूरिंग मोशन कोई भी दो पॉइंट ले लें पूरे ऑब्जेक्ट पे, उनके बीच डिस्टेंस विल रिमेन सेम। कोई भी दो पॉइंट ले लो, हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा ड्यूरिंग मोशन। इफ ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, any two points will remain same. During motion, distance between any two points will remain same. Then object is rigid body. Then object is rigid body. तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं रिजिड बॉडी, वाई डैश के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। कोई भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल ऑब्जेक्ट हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान देना। तो ये रिजिड बॉडी है, इसका मतलब कि ये कितने, जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्या बात किया कि पार्टिकल, पॉइंट मासेस,
हम लोगों ने बात की रिजिड बॉडी है, इसका मतलब इसमें मान सकते हैं इनफाइनाइटली लार्ज पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रिजिड बॉडी। इनफाइनाइटली लार्ज पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। तो एक का मास हम कह दें m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, ऐसे कह दें m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, ऐसे लिख दे जाए यहाँ पे कह दें mn, परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn, और ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब एक बात देखो बेटा, जितने पार्टिकल हैं सबका पाथ क्या होगा? सर्कुलर होगा। क्या होगा? सर्कुलर होगा। एक सर्किल में मूव कर रहा होगा जिसका रेडियस क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हर एक पार्टिकल का जो इसका v1 होगा वो कितना होगा? ओमेगा r1। इसका v2 कितना होगा बेटा? ओमेगा r2। समझ पा रहे हो सब लोग? vn जो होगा ओमेगा rn होगा। ओमेगा इंटू r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस n है, और पार्टिकल का हमने मास लिख दिया m1 m2, पॉइंट मासेस। तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, हैविंग रेडियस r1, r2, r3 डॉट डॉट rn। ठीक है बात यहाँ तक? अब इसका बेटा हम कहें कि अगर हम इसकी टोटल एनर्जी लिखें अबाउट y डैश एक्सिस, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अबाउट y डैश एक्सिस, अबाउट y डैश एक्सिस, तो हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट पार्टिकल का लो, इसकी स्पीड कितनी है? v1, सर्कुलर पाथ r1 में रोटेट कर रहा विद ए स्पीड v1। सर्कुलर पर कोई पार्टिकल है, अगर सर्कुलर पाथ, ध्यान देना, कोई पार्टिकल है जिसका पार्टिकल पॉइंट मास है m1 और ये v1 स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसका हम काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या कहोगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर कहोगे ना? कि ऐसे ही हर एक पार्टिकल की बात करें तो हर एक पार्टिकल का, तो यहाँ पे कहें हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हर एक की काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हाफ mn vn स्क्वायर। अब देखो हाफ, इसको हम कह सकते हैं m1, v1 को लिख सकते हो r1 ओमेगा 1, r1 ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा, हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा, ये तो बात देख चुके हो बेटा। r1 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हाफ mn rn ओमेगा होल स्क्वायर। ये बेटा समझ में आया सबको? हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको कह दोगे हाफ ओमेगा स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर। ये क्या आ गया? पार्टिकल जिसका मास m1 है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल जिसका मास m2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r2 स्क्वायर। इस टर्म को बेटा हम लोग कहते हैं I। ये क्या हो गया? देखो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे टोटल हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई क्या कहेंगे? y डैश, या इसको कहीं पे आई भी लिख सकते हैं, या हाफ आई y डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस टर्म को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक नाम आ गया। इसको क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, y डैश, या इसको I से डिनोट कर दें, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा ध्यान रखना, मोमेंटम में हमने इम्पल्स पढ़ा था, लीनियर इम्पल्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स इनटू dt टाइम, याद आया? t1 से t2, ये इम्पल्स है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इस इम्पल्स को कहीं कहीं पे ऐसे आई से डिनोट कर देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। फिर दोनों एक साथ में अगर आएगा तब करेंगे।
लेकिन ये ध्यान रखना होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है कि जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जनरली क्या, कोई ऑब्जेक्ट अगर मास m है v स्पीड से जा रहा तो क्या लिखते हो काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² लिखते हो, m मास है v स्पीड है, यहाँ पे क्या आ गया रोटेशनल मोशन में आ गया हाफ i ω², i y डैश कहें या i कहें, तो बेसिकली एंगुलर स्पीड की जगह पे एंगुलर स्पीड आया, मास की जगह पे आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ऑफ इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी अबाउट y डैश एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस। तो जस्ट ये इंट्रोड्यूस करना था, तो नाम से भी नहीं घबराना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आगे फिर कल स्टार्ट करेंगे। हाफ i ω², वहाँ पे होता है हाफ mv², तो जो वहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास m की वैल्यू है, अहमियत है, वही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। और ये वैल्यू क्या आया, कोई पार्टिकल है m1 मास का, रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो m1 r1², m2 r2², m3 r3², mn rn², तो इसको हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मास ज़्यादा होगा तो फोर्स हमें ज़्यादा लगाना होगा एक्सेलरेट कराने के लिए, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो रोटेट कराने के लिए हमें टॉर्क लगाना होगा। यहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं वही वर्ड आएगा यहाँ पे टॉर्क, आगे देखेंगे। तो अभी टॉर्क की बात नहीं है, अभी बात क्या है, टॉर्क वैसे बेसिक एक इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको बेटा पूरा एक एक चीज़ रिवाइज करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आगे कल के लेक्चर में, और आप लोगों का काम है कि पूरा एक बार बेटा रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।